हेलो फ्रेंड्स। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हम यूज करेंगे और कितने स्टेप्स होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। पहला स्टेप आता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज द फर्स्ट स्टेप, criteria against which actual performance would be measured. Both quantitative and qualitative terms, precise as it is possible, flexible enough to be modified. जिसका मतलब होता है कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में ही पहला स्टेप आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करना, यानी कि क्राइटेरिया, एक ऐसा क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। यानी कि कंट्रोलिंग जब आप करते हो तो पहले स्टेप में आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है जिसके अगेंस्ट आप किसी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे, राइट। ये जो आप परफॉर्मेंस सेट करोगे किसी की, ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स में होनी चाहिए। यानी कैसी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हो, कितनी क्वांटिटी आप एक्सपेक्ट करते हो, वो यहां पर सेट किया जाता है, राइट। इट शुड बी प्रिसाइज एज इट इज पॉसिबल, यानी बिल्कुल क्लियर टर्म्स में होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है ना, पहले स्टेप पे जितना क्लियर होगा उतना ज्यादा अच्छा आप कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे। एंड फ्लेक्सिबल एनफ टू बी मॉडिफाइड, इसका मतलब जो हम स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं ये कई बार हमें मॉडिफाई भी करना पड़ता है। देखो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 जो कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड जो आपने टारगेट सेट किया है वो बदल भी सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए जिससे हम इसको फ्लेक्सिबली मॉडिफाई कर सके। इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर में। नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, यानी कि जो परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसको बड़े ही ऑब्जेक्टिव वे में और रिलायबल मैनर में कलेक्ट करो आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। यानी कि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव टर्म्स में होनी चाहिए, यानी न्यूमेरिक टर्म्स में होनी चाहिए, नंबर्स में, यूनिट्स में, किलो में, है ना, जिससे इसको कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाए। वैसे तो हर चीज की अलग यूनिट होती है, जैसे आप ब्लड टेस्ट की बात करें, वहां पर सैंपल लिए जाते हैं तो उसकी यूनिट कुछ अलग होती है। आप सामान बनवा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किलो के अंदर नाप सकते हैं उसको आप, है ना। कुछ पीसेस को आप नंबर ऑफ यूनिट्स में भी नाप सकते हैं आप। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो इट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो कुछ लोग ना स्टार्टिंग में बड़े स्लो होते हैं लेकिन बाद में एकदम पेस पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग स्टार्टिंग में ऐसे दौड़ते हैं भाई जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और बाद में जाकर के हाफना शुरू कर देते हैं और कुछ भी अचीव नहीं करते। मैं ये मानता हूं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है बच्चे भी ऐसे होते हैं 12th क्लास के। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में इतनी तेजी से भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में आकर के डंबू हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते, नंबर भी नहीं आते ढंग के। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में कोई मेहनत नहीं करते लेकिन लास्ट में आकर के पता नहीं क्या उनके पीछे गोली बजती है, इतनी तेज परफॉर्म करते हैं कि बस सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बीच में चेक नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब टास्क इज कंप्लीटेड, जब टास्क कंप्लीट हो जाए तब आप उसकी चेक करो, तब एक्चुअल में पता चलेगा किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉइज, कंपनीज परफॉर्मेंस, वर्क ऑफ प्रोग्रेस, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी सारी चीजें हमें बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और एक्चुअल परफॉर्मेंस आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पे भी चेक कर सकते हो, कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे भी चेक कर सकते हो। प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी वर्क कितना प्रोग्रेस हुआ, 50% कंप्लीट हुआ, 60%, 70%, 80%, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन से भी चेक कर सकते हो आप। तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बहुत सारे तरीके हैं और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सा तरीका उनको सूट करता है। तो पहला स्टेप था सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा स्टेप है इसका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा स्टेप आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन बिकम्स इजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये तुम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमेशा स्टैंडर्ड जो आप मेंटेन करते हो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए,
गिनती में, नंबर्स में, है ना, किलोग्राम हो गया, 20 यूनिट हो गया, इस तरीके से जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना, तो मार्क्स भी तो नंबर के होते हैं ना, तो वो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था 20 यूनिट का, और कितने लोगों ने 20 यूनिट बनाई, कितने लोगों ने 20 से कम बनाई, कितने लोगों ने 20 से ज़्यादा बनाई। ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेप। देखो कंट्रोलिंग के लिए आपको स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो कंट्रोलिंग आप कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि बेटा नोट्स को ज़रूर रेफर कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर रेफर कीजिएगा। यहाँ पर वीडियोस में हम बड़ा प्रिसाइजली टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अपनी इंप्रूव करनी है, यू मस्ट गो विद द नोट्स। जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन नोट्स को ज़रूर 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 रेफर करना है आपको, तभी आपकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, चौथा स्टेप आता है एनालाइजिंग डिफरेंसेस। यानी डिफरेंस तो आ गया, अब एनालाइज कैसे करेंगे हम उसको। तो बेस्ट मेथड जो है वो दो मेथड है आपके सिलेबस में, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहले समझते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। कई बार ये भी कहा जाता है नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई न्यूज नहीं आ रही है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि कोई न्यूज नहीं आई तो मतलब सब ठीक चल रहा है, टेंशन मत लो, क्योंकि अगर कुछ उल्टा उल्टा होगा तो न्यूज सबसे पहले आपके पास आएगी। इसलिए एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management। बात समझ आई कि मैनेजमेंट में एक्सेप्शन कहता है केवल वही चीजें मैनेजमेंट की नोटिस में लानी चाहिए which go beyond the permissible limit। मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी ना कभी ब्लड टेस्ट तो जरूर करवाया होगा, और नहीं भी करवाया तो किसी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जरूर देखी होगी। उसमें एक रेंज डाली होती है ना, कोई भी चीज़ जब डॉक्टर चेक करते हैं उसमें एक रेंज होती है, और जब भी कोई चीज़ रेंज के बाहर होती है तो उसको बोल्ड कर देते हैं, डार्क ब्लैक कहते हैं ना उसको, बोल्ड कर देना, ताकि डॉक्टर की नज़र सीधी उस पॉइंट पे जाए जो बोल्ड है, यानी ये चीज़ रेंज से बाहर जा रही है। इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डॉक्टर। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर में जो चीज रेंज से बाहर जा रही होती है उसको हमें मैनेजमेंट की नोटिस में लेकर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मैनेजमेंट से। मान लो हमने एक लिमिट तय करी है कि हर साल देखो खर्चे तो बढ़ते हैं इन्फ्लेशन रेट से, तो हमने खर्चे भी बढ़ेंगे, तो हमने टारगेट सेट किया कि स्टेशनरी अगर 5% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है स्टेशनरी का एक्सपेंस, तो इसको हमें मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है। ऐसे लेबर एक्सपेंसेस अगर 2% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना ही करना है। हमने रेंज डाल दी, लिमिट, ठीक है। अब अगर स्टेशनरी एक्सपेंस 4.5% से बढ़ता है, 4.5% से, तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल वही डिफरेंस हमें बताना है विच गो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट। अब मान लो लेबर एक्सपेंसेस 1.5% से बढ़ते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 1.9% से बढ़ते हैं तो भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2.1% होते ही आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने 2% की लिमिट तय कर रखी है कि लेबर एक्सपेंस 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी जो चीज़ एक्सेप्शनली अलग जा रही है उसको कंट्रोल करो। एक और छोटा सा एग्जांपल ले ले, बड़ा अच्छा एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ का। आप ड्राइविंग तो करते ही होंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। जब आप रोड पर होते हैं इतनी सारे व्हीकल्स आपके साथ जा रहे होते हैं, ठीक है, और आपको सबसे बचना भी होता है। अब आप ध्यान से सोचो, आप केवल उस व्हीकल पर नज़र रखते हो जो थोड़ा जिगजैग करके चला रहा होता है या जो गलत तरीके से चला रहा होता है। आप सारे व्हीकल पर नज़र नहीं रखते हैं, केवल किस पर रखते हैं, जो एक्सेप्शनली अलग हटके चला रहा होता है, कि आपको उससे बचना है। उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ आ गई बात। सिर्फ हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो परमिसिबल लिमिट से बाहर हो जाते हैं। जो लोग रोड पे प्रॉपर गाड़ी चला रहे होते हैं ना, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है यार ये अच्छा चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है हमको इनसे। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय
एक्सेप्शन। अब आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज which are critical to the success of the organization। जैसे डॉक्टर के पास आप ब्लड रिपोर्ट लेके गए, उसमें से 4 चीजें ऐसी हैं जो रेंज से बाहर है, तो डॉक्टर क्या चारों को ट्रीट करेगा? नहीं, डॉक्टर सबसे पहले उसको ट्रीट करेगा जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, जिससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। समझ गए मेरी बात? अगर आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में 4 चीज़ें रेंज से बाहर जा रही हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उस चीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करेगा जिससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी को क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मान लो स्टेशनरी एक्सपेंस 5% से ज़्यादा का हो गया, लेबर एक्सपेंस 2% से ज़्यादा का हो गया, तो दोनों एक्सेप्शन से बाहर जा रहे हैं। आप दोनों इन्फॉर्म करोगे मैनेजमेंट को, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि हमारा सारा फोकस केवल लेबर एक्सपेंस पर होना चाहिए, स्टेशनरी एक्सपेंस पर नहीं। क्योंकि साल में स्टेशनरी एक्सपेंस होता है 5,000 रुपये का और लेबर एक्सपेंस होता है मान लो 2 लाख रुपए का। तो भाई 5,000 का 5% कितना हुआ सोचो आप, और 2 लाख का 2% कितना हुआ सोचो आप। समझ गए मेरी बात? अब आपको समझ आ गया कि भैया जो क्रिटिकल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहले उस पर फोकस करना है, ना कि उस पर फोकस करना है जो सारे बाहर जा रहे हैं एक्सेप्शनली। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सेप्शनली बाहर जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की जरूरत बाद में पड़ती है, पहले नहीं पड़ती है। समझ गए मेरी बात? तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलो, अब आपने क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कर लिया, मैनेजमेंट पे एक्सेप्शन कर लिया, तो अगला स्टेप और लास्ट स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आप बन गए स्मार्ट, अब आपको पूरा प्रोसेस कंट्रोलिंग का क्लियर हो गया, तो बस अब आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। इट्स ए फाइनल स्टेप। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डिफरेंसेस आर नॉट सो हाई। भैया अगर डिफरेंस ज्यादा हाई नहीं है तो कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बी रिलैक्स, बी काम। डॉक्टर भी कहता है यार अरे सब ठीक है भाई साहब, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आपको थकान है जाके रेस्ट करो ठीक हो जाओगे। डॉक्टर भी कहता है ना, जब डॉक्टर को लगता है कि आपकी अगर फिजिकली आप अनफिट हो और उसको लगता है कि कोई ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी कहता है भैया थकान है जाके सो जाओ आराम से रेस्ट करो। लेकिन अगर दिक्कत ज़्यादा है तो दवाई देनी भी पड़ेगी सर। सेम यहाँ पर है, अगर आपके जो एक्सेप्शंस हैं, जो डिविएशन है वो ज़्यादा नहीं है, तो कोई खास कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डिफरेंसेस आर नॉट सो हाई। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। बन गए स्मार्ट? नहीं बने? अब बन जाओगे स्मार्ट इसकी तरह। बी स्मार्ट। एस से सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, एम से मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, ए से एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, आर से रिकॉर्डिंग डेविएशंस और टी से टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि इस चैप्टर को करने के लिए और खासकर इस टॉपिक को करने के लिए नोट्स को रेफर ज़रूर 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 करें, क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, आपकी एक्सप्लेनेशन पावर को इंक्रीज करेंगे और आपको लिखने में आसानी होगी एग्जाम के अंदर में। इज दैट क्लियर? तो अगेन बी स्मार्ट, एस से सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, एम से मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, ए से एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, आर से रिकॉर्डिंग डेविएशंस और टी से टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। बी स्मार्ट, ऑलवेज बी स्मार्ट माय डियर, हमेशा स्मार्ट बन के घूमो। राइट? चलिए, यहां पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।